तो आज हमारा जो वेरी गुड, टॉपिक है, वेरी हम गुड। वैसे इस टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे एवेल्युएशन ऑफ द मायोकार्डियल के अंदर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने दोबारा फिर इस टॉपिक को ना मेंशन कर दिया, तो चलिए हम इसको दोबारा पढ़ लेते हैं, मसला नहीं है। लेकिन ना यही जो आपके पास उस दिन हम एवेल्युएशंस पढ़ रहे थे ना, तो उसी को उनसे थोड़ा मॉडिफाई करके ना, ये जो टॉपिक है ना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉम्प्लिकेशन, इसके अंदर इसने लिख दिया। तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें ना हम ऑलरेडी वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, हम इनको ना पढ़ चुके हैं। तो बाकी चीज थोड़ा सा इसके अंदर डिटेल होगी कि जो डिजीज होगी ना उसकी वजह से पेशेंट में सिम्टम्स कौन से आएंगे, वो इन्होंने एडिशनल ऐड किया है। बाकी ये सारी बातें हम ऑलरेडी बहुत डिटेल के अंदर एवेल्युएशन ऑफ एमआई के अंदर कर चुके हैं, ठीक है जी। इसलिए हमें इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉम्प्लिकेशंस कि अगर एक पेशेंट को एमआई हुआ है तो उस एमआई वाले पेशेंट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ठीक है बच्चों। सर सबसे पहले जो उस पेशेंट के अंदर और सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आती है, डेट इज द कार्डिक अरिथमियास। हमने उस दिन भी बात की थी कि सर जो पेशेंट हमारे पास जिसको एमआई होता है ना, तो एमआई वाले पेशेंट की जो सबसे पहले डेथ होती है वो उस पेशेंट के अंदर ये अरिथमिया की वजह से डेथ होती है, ठीक है जी। जिसके हमने अंदर कहा था कि सर अगर 4 to 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर पेशेंट की डेथ हो रही है, या पहले 4 आवर्स के अंदर भी अगर डेथ हो रही है ना, तो इसका मतलब है वो पेशेंट की अरिथमिया की वजह से डेथ होती है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है कि सर फ्यू डेज टू सेवरल मंथ्स। यहाँ पर उन्होंने क्या लिख दिया कि सर हमारे पास कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों के अंदर भी अगर किसी पेशेंट को अरिथमिया डेवलप होता है एमआई वाले पेशेंट के अंदर, तो उसकी डेथ हो सकती है, ठीक है जी। तो अगर सबसे पहले डेथ हो रही है, मतलब पहले 4 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर अगर उसकी डेथ हो रही है, तो मोस्ट स्पेसिफिकली हमारे अरिथमिया की वजह से होती है, ठीक है जी। अब ये जो अरिथमिया होते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अरिथमिया है, जो हम अरिथमिया की सारी टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे टॉपिक को ना ये एंड पे आके दोबारा फिर एक्सप्लेन कर दिया। तो सर कौन कौन से अरिथमियाज है जो उस पेशेंट के अंदर डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस, बिकॉज ऑफ द स्कीमिया ऑफ द मायोकार्डियम वॉल। तो इतनी ज्यादा चेंजेस आने की वजह से हमने कहा था कि सर मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज उस पेशेंट के अंदर आ सकती हैं, न्यूरोनल एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, ठीक है। और जब न्यूरोनल एबनॉर्मेलिटीज आती हैं तो पेशेंट के अंदर हमें अरिथमिया नजर आता है। और वो किस किस तरह डेवलप होता है हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो कौन कौन सा सर अरिथमिया डेवलप हो सकता है सर। सबसे पहले सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया पेशेंट में हो सकता है। सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया कौन सा होता है, जो हमने उस दिन बात की थी ना, कि जो हमारे पास प्रॉक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होते हैं, ये उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे वेंट्रिकल से ऊपर प्रॉब्लम होती है, एवी नोड के अंदर री इंट्रेंस होती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉक्सिमल सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर हो सकता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया, और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है जो वेंट्रिकुलर अरिथमिया है। कौन कौन सा वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो सकता है सर। या तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो सकता है, या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है। और जो ज्यादातर इस पेशेंट की डेथ होती है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होती है। वैसे तो किसी अरिथमिया की वजह से भी डेथ हो सकती है, लेकिन जो इनमें से सबसे ज्यादा डेंजरस है ना वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है, ठीक है जी। और तीसरे नंबर पर उन्होंने लिखा है कंडक्शन ब्लॉक। अब कंडक्शन ब्लॉक के अंदर अगर उस पेशेंट को राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ये स्पेसिफिकली राइट कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है जो कंडक्शन ब्लॉक लिखे है। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई होता है ना, तो इंफीरियर वॉल एमआई वाले पेशेंट के अंदर जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना, जो आपके पास राइट कोरोनरी आर्टरी से निकलती है, तो अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में ब्लड नहीं जाएगा। और पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी उस पेशेंट के एवी नोड को ब्लड सप्लाई करती है, और फिर एवी नोड को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जिसके अंदर जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर है एवी नोड का स्कीमिया हो जाएगा, एवी नोड की नेक्रोसिस हो जाएगी। और अगर एवी नोड की नेक्रोसिस होगी तो पेशेंट के अंदर, हमने कल भी बात की थी कि सर सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक या थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक उस पेशेंट के अंदर हो सकता है, और इसकी वजह से भी इस पेशेंट की डेथ हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं कि सर ये जो सारी अरिथमियाज होते हैं ये क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू द मायोकार्डियल डेथ एंड स्कारिंग। तो ये भी हमने उस दिन भी बात की थी कि सर एक सेल है, जब उसके पंप्स काम नहीं कर रहे होते तो वो पोटाशियम सेल से बाहर ज्यादा हो जाता है, जब पोटाशियम सेल से बाहर होता है हाइपरक्लीमिया की वजह से उस पेशेंट के अंदर है ये अरिथमियाज डेवलप होते हैं, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर वो लिखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डेथ बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल एंड विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स पोस्ट एम आई। तो ये बात भी हमने की थी कि सर अगर पेशेंट की पहले 48 आवर्स या पहले 24 आवर्स के अंदर अगर उसकी डेथ हो रही है, तो वो ज्यादातर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या टैकीकार्डियाज की वजह से होती है, ठीक है जी, या अरिथमियाज की वजह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि ये तो थी सर पहली कॉम्प्लिकेशन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने इसलिए आपको कहा था कि कोई नई चीज नहीं है, हम सारी बातें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आप समझ लो कि आपकी एक रिवीजन क्लास ही हो रही है।
फिर हमने कहा था कि सर पेशेंट के अंदर 1 to 3 डेज के अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, जब हमने कहा था कि न्यूट्रोफिल सेल्स हैं वो हाइपोक्सीमिया जो इंड्यूस फैक्टर है वो रिलीज होगा, न्यूट्रोफिल सेल्स को वहां पर बुलाएगा और वो न्यूट्रोफिल सेल्स क्या करेंगे हमारे पास, अगर वो पेरिकार्डियम के अंदर डिपॉजिट हो जाए तो पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन काज करवा देते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। ठीक है जी। तो 1 to 3 डेज के दरमियान में पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है सर, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। इसको कहते हैं पेरी इन्फाक्शन, मतलब इन्फाक्शन के बिल्कुल साथ है पेशेंट को अगर पेरिकार्डाइटिस हो जाए 24 घंटे या 48 घंटे के बाद, 1 to 3 डेज के अंदर अंदर। और इसमें प्रीडोमिनेटली कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। पर न्यूट्रोफिल्स डोमिनेंटली इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कि सर ये जो पेशेंट है पेरिकार्डाइटिस वाला, इसके अंदर सिम्टम्स कौन कौन से नजर आते हैं। ये सिर्फ इसने एक एडिशनल जो चीज ऐड की ना वो सिम्टम्स हैं। हालांकि इस पेरिकार्डाइटिस का हमने आगे पूरा टॉपिक पढ़ना है। ये जो हमारे पास इसमें से काफी सारे टॉपिक्स हैं वो आगे हमने अभी पढ़ने हैं, लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ी सी ना इसकी सिम्टम्स लिख दिए, तो चले हम साथ साथ सिम्टम्स पढ़ लेते हैं, ताकि जब एक टॉपिक 2-3 दफा रिवाइज हो जाएगा तो हमें इजी होगा उस टॉपिक को दोबारा पढ़ना। तो 1 to 3 डेज के दरमियान सर पेरी इन्फाक्शन पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। और जो पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट होता है ना, इसकी सिम्टम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसकी सिम्टम भाईजान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये जो टॉपिक, सॉरी, ये वाला जो पेरिकार्डाइटिस वाला टॉपिक है ना, इसमें से मुझे यूएसएमएल एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आया था। ये पेरिकार्डाइटिस है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेरिकार्डाइटिस वाला पेशेंट है जो हमारे पास किन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है सर, प्लूरिटिक चेस्ट पेन। प्लूरिटिक चेस्ट पेन हम कहते हैं सीवियर चेस्ट पेन जो पेशेंट को होती है, सीवियर चेस्ट पेन। और ये जो पेशेंट होता है जब ये लीन फॉरवर्ड करता है ना, मतलब आगे की तरफ बैठता है, ऐसे बैठता है और आगे की तरफ जब झुकता है ना, तो जो इसकी पेन होती है वो रिलीफ हो जाती है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर चेस्ट पेन हो रही है और वो पेन जब वो स्पाइन पोजीशन में जाता है तो वर्स होती है, और जब वो लीन पोजीशन मतलब बैठ के आगे की तरफ झुकता है तो अगर वो पेन ठीक होती है, इसका मतलब है डेट इज अ प्लूरिटिक चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ द पेरिकार्डाइटिस। ये चीज आप यहाँ पर याद रखनी है। दूसरे नंबर हमें इस पेशेंट के अंदर नजर आती है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। क्योंकि इन्फ्लामेशन होती है, तो इन्फ्लामेशन की वजह से पेरिकार्डियम के अंदर न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं, तो वहां पर न्यूट्रोफिल्स और इन्फ्लामेशन होने की वजह से जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं तो हमें फ्रिक्शन रब सुनाई देती है। क्योंकि एक इन्फ्लामेशन वाली लेयर है, जब वो दूसरी साथ वाली लेयर के साथ अटैच होती है ना, तो उसकी वजह से ये फ्रिक्शन रब हमें सुनाई देती है। ठीक है जी। ये भी इसकी एक टिपिकल फाइंडिंग है पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट की, कि हमें ऑस्कल्टेशन के ऊपर फ्रिक्शन रब सुनाई देती है। इसके अलावा हमें कुछ ईसीजी चेंजेस भी नजर आती हैं इस पेशेंट के अंदर, जैसा कि टी वेव की इन्वर्जन आपको नजर आती है इस पेरिकार्डाइटिस वाले पेशेंट के अंदर, एंड और स्मॉल पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो सर इस पेशेंट के अंदर जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी हो सकती है, मतलब जो पेरिकार्डियम लेयर है ना वहाँ पे फ्लूइड भी इकट्ठा हो सकता है। इसका रीजन वैसे ये होता है कि जब इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन की वजह से पेरिकार्डियम वीक होती है। जब वो वीक होती है ना तो उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, अगर वो थोड़ा सा रप्चर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास है स्मॉल पेरिकार्डियल इफ्यूजन बिकॉज ऑफ द पेरिकार्डाइटिस। लेकिन सबसे मजे की बात ये है कि जो यहाँ से मैं रेड लाइन से मेंशन करने लगा हूँ, पेरिकार्डाइटिस सेल्फ लिमिटेड है। ये खुद ब खुद क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जो एमआई वाले पेशेंट्स होते हैं ना, एमआई वाले पेशेंट्स के अंदर ना 1-2 दिन बाद अगर उसके आप ईसीजी वगैरह करवाओ ना, उसको बड़ी वर्स्ट सिम्टम हम ईसीजी के ऊपर नजर आ रही होती हैं। पेशेंट स्टेबल है, लेकिन जब आप उसकी ईसीजी करवा रहे हो तो ईसीजी के ऊपर आपको बड़ी मतलब चेंजेस नजर आ रही, तो बंदे को अगर पेशेंट के बगैर ईसीजी देखो तो आपको लगता है यार ये किसी ना मतलब कि वर्स्ट कंडीशन वाले पेशेंट की ईसीजी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पेशेंट एमआई के बाद आपके पास रिजॉल्व रेजोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो उसके हार्ट के अंदर चूंकि इस्कीमिया हुआ था और उस इस्कीमिया की वजह से ये हमें चेंजेस नजर आ रही हैं। तो एमआई वाले पेशेंट के अंदर अगर वो स्टेबल है ना तो ज्यादा परेशान नहीं होना कि यार इसकी ईसीजी के ऊपर चेंजेस नजर आ रही हैं। वो चेंजेस अगर आप 2 से 3 दफा ईसीजी रिपीट करोगे तो तब तक वो पेशेंट की ईसीजी जो चेंजेस होती हैं वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपने परेशान नहीं करनी है। 1 to 3 डेज के दरमियान सर पेरिकार्डाइटिस होता है। पेरिकार्डाइटिस में प्लूरिटिक चेस्ट पेन होती है, इसके अंदर पेरिकार्डियल एफ्यूजन हो सकती है और ये यूजली सेल्फ लिमिटेड होती है। हमें इस पेशेंट को ट्रीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बाज का तो हमें एंसिड्स वगैरह देनी पड़ती है। नंबर 3 पे आते हैं कि सर जैसे हमने कहा था कि 3 डेज से लेके 14 डेज के दरमियान में क्या होता है, वेंटिकुलर रप्चर होते हैं ज्यादातर। 3 to 14 डेज के दरमियान हमने देखा था ना कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टर रप्चर हो रहा है, उसके बाद पेपली मसल आपका रप्चर हो रहा है, उसके बाद सूडो एनोरिज्म बन रही है, उसके बाद वेंट्रिकुलर फ्री वॉल आपके पास रप्चर हो रही है। जो 4 चेंजेस हमने पढ़ी थी वही चेंजेस उन्हें यहाँ पर लिखी हैं, लेकिन अलग अलग करके कि अगर लेट्स सपोज पेशेंट में पेपली मसल रप्चर होता है तो उसमें क्या हो सकता है,
इंटरवेंटिकुलर सेप्टम रप्चर होता है तो उसमें क्या हो सकता है, वैसे मैंने आपको उस दिन टॉपिक के अंदर बता दिया था, लेकिन उन्होंने चूंकि यहाँ पर लिख दिया तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो बच्चों, अगर पेपिलरी मसल क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। पेपिलरी मसल अगर आपके पास क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। हमने कहा था कि सर ये जो पेपिलरी मसल्स होते हैं ना, ये दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पोस्टीरोमीडियल, पोस्टीरोमीडियल, और एक हमारे पास होता है पेपिलरी मसल अंटीरियो लैटरल। और इसमें जो दूसरी बात हमने की थी कि जो पोस्टीरोमीडियल होता है ना, ज्यादातर इसके अंदर इस्कीमिया होता है। और ज्यादातर इसके अंदर इस्कीमिया क्यों होता है, क्योंकि इसकी यूनिलेटरल ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन जो अंटीरियोलेटरल मसल होता है ना, इसकी मतलब इसको दो ब्लड वेसल्स ना ब्लड सप्लाई कर रही होती है, लेटर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी एंड लाडा। तो अगर एक में ऑब्स्ट्रक्शन भी हो जाए ना, तो दूसरी ब्लड सप्लाई ना उसको ब्लड दे रही होती, दूसरी आर्टरी उसको ब्लड दे रही होती है। अंटीरियोमीडियल में नेक्रोसिस नहीं होती, या बहुत कम होने के रिस्क, फैक्ट बहुत कम होने के चांसेस होते हैं। वो एक ही रीजन की वजह से इस मसल के अंदर भी इंफेक्शन हो सकता है, अगर पेशेंट की लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो। तो अगर कोई बंदा पूछता है कि भाई एंटीरियर लेटरल आर्टरी के अंदर किस केस के अंदर इंफेक्शन हो सकता है, तो आपने बताया ना, अगर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए। दूसरा जो हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल है, पोस्टीरियर मीडियल के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही आर्टरी आपको ब्लड सप्लाई करती है, वो हमारे पास होती है पोस्टीरियर मीडियल, सॉरी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। और जब हमारे पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या राइट कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो पेशेंट के अंदर हमें पोस्टीरियर मीडियल जो पेपिलरी मसल है उसका रप्चर नजर आता है। ठीक है। और ये ज्यादा रप्चर होने में कितने दिन लेता है सर, ये 2 to 7 डेज के दरमियान हमारे पास इसका रप्चर हो जाता है। देखो अभी इसी बात को वो क्या लिख देते हैं, जब वो टाइम का ड्यूरेशन लिख देते हैं ना, कि लेट्स सपोज 48 आवर्स से लेकर हमारे पास 72 आवर्स हैं या 96 आवर्स हैं, तो उस दौरान कौन सी चेंजेस हो सकती है। तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 2 to 7 डेज हैं, तो अगर 2 डेज को देखो तो वो 48 आवर्स ही बनते हैं। तो उसको टाइम ड्यूरेशन के साथ आपने खुद कन्वर्ट कर लेना। परेशानी ये छोटी छोटी चीजों से हो जाना, कि जो पढ़ा है हमें उसके अकॉर्डिंगली क्यों नहीं आ रहा, वो चीजें उसके मुताबिक होती हैं, लेकिन आपने थोड़ी कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी होती है। सर अगर किसी पेशेंट के अंदर पेपली मसल रप्चर हो जाता है तो उस पेशेंट में कौन कौन सी सिम्टम्स आती है, तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अगर पेपली मसल रप्चर हो जाए तो पेशेंट के अंदर जो आयोटिक रिगर्गिटेशन का जो रिस्क होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो पेपली मसल रप्चर होने की वजह से पेशेंट के अंदर मिटर रिगर्गिटेशन होती है, और मिटर रिगर्गिटेशन की वजह से आपको कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है। ठीक है जी। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है सर, सडनली डिक्रीज इन द कार्डिक आउटपुट, कि अगर आपके पास सडनली कार्डिक आउटपुट इस पेशेंट की कम हो जाए, तो कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से पेशेंट के अंदर क्या नजर आ सकता है सर, हमें कार्डियोजेनिक शॉक नजर आ सकता है। और कार्डियोजेनिक शॉक की जो दूसरी डिफाइन होती है, जब आपके पास जो टिश्यूज की परफ्यूजन कम हो जाती है ना, जब पेरिफेरल टिश्यूज की जो परफ्यूजन है, मतलब कि जब उनको ब्लड मिलना कम हो जाता है, तो उसको भी हम शॉक, शॉक को वैसे हम डिफाइन इसी तरह करते हैं कि जब आपके पास जो टिश्यूज होते हैं ना, उनकी जो एफ्यूजन होती है या परफ्यूजन होती है वो कम हो जाए, तो उसको शॉक कहते हैं। वो हमारे पास सेप्टिक शॉक हो सकता है, वो कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है वो एनाफ्लेक्टिक शॉक हो सकता है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है। तो सबके अंदर यही मसला होता है कि आपके जो टिश्यूज होते हैं ना उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती। ठीक है जी। दूसरे नंबर, अगर पेपरी मसल्स का स्वीयर रप्चर हो जाए, तो पेशेंट के अंदर हमें पल्मोनरी अडीमा भी नजर आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर पेशेंट को स्वीयर रिगर्गिटेशन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एटीएम के अंदर, तो फिर लेफ्ट एटीएम से ब्लड चला जाता है आपके पास पल्मोनी वेन्स के अंदर, पल्मोनी वेन से लंग्स की तरफ चला जाता है, और लंग्स के अंदर जाके ये पेशेंट में पल्मोनरी अडीमा भी काज कर सकता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। ज्यादातर ये हमारे पास क्या करता है, पेपली मसल है, सॉरी पेपली मसल का रप्चर होकर ये ज्यादातर आपको मिड रिगर्गिटेशन काज करवाता है। और लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी भी इसके अंदर होती है, ये बात भी रखिएगा। और जब लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होगी तो पेशेंट के अंदर ऑर्टनर सिंड्रोम की सिम्टम्स भी आपको नजर आ सकती हैं। तो आप देखो ना चीजें कैसे आप एक दूसरे के साथ खुद ही रिलेट की जा रहे हो। यहाँ पर उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन हमारी कॉमन सेंस काम करती है। हमने कितनी दफा पढ़ा हुआ है कि अगर लेफ्ट एट्रियल हाइपरट्रॉफी होगी तो पेशेंट के अंदर ऑर्टनर सिंड्रोम आ सकता है, और अगर ऑर्टनर सिंड्रोम है तो पेशेंट डिस्पेजिया के साथ, पेशेंट हमारे पास हॉर्सनेस और वॉइस की सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर वही बात है कि पोस्टीरियर मीडियल जो होता है वो मसल का ज्यादा रप्चर का चांस होता है एज कम्पेयर टू द एंटीरियर लेटरल। ठीक है जी। पेपली मसल रप्चर एज द पोस्टीरियर मीडियल हैज अ सिंगल ब्लड सप्लाई, जिसको सिर्फ सिंगल ब्लड सप्लाई मिलती है जो कि पीडीए है। और जो दूसरा हमारे पास कौन सा है, एंटीरियर लेटरल, इसको दो ब्लड सप्लाई, दो वैसे से ब्लड सप्लाई करती है। एक हमारे पास कौन सी है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और दूसरी हमारे पास होती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इस वजह से एंटीरियर लेटर के रप्चर होने का रिस्क कम होता है। नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास जो दूसरी पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ सकती थी 3 to 14 डेज के दरमियान में, वो थी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर।
अब आप में से कोई बता सकता है इसका जो सेप्टम है वो रप्चर क्यों हो रहा है? एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स कैन टेल मी व्हाई देयर इज द rupturing of the interventricular septum in this patient? What can be the reason? मैक्रोफेजिस फैगोसाइटोसिस करवाते हैं, बिल्कुल जी। जैसे कि डॉक्टर हमाद ने कहा कि सर जो मैक्रोफेजिस है ना, मैंने आपको बताया था कि मैक्रोफेजिस हमारे पास 3 to 14 डेज के दौरान में यहाँ पर आ जाते हैं और मैक्रोफेजिस फैगोसाइटोसिस करवा देते हैं। आपके इंटरवेंट्रिकुलर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है उसको वो खाना शुरू कर देते हैं। जब उसको खाना शुरू कर देंगे तो वो वीक होगा और वीक होने के बाद जब उसमें ब्लड आता है तो वो रप्चर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी, क्योंकि 3 to 14 डेज के दरम्यान में मैक्रोफेजिस आते हैं तो आपकी ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल होगी, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, ये सबकी फैगोसाइटोसिस करवाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपकी वेंट्रिकुलर वॉल भी वीक हो जाती है। पेशेंट के अंदर जो हमारे पास सेप्टम होता है वो भी वीक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जब रप्चर होता है तो पेशेंट में कौन सी सिम्टम आ सकती है? सर वही बात है, यहाँ पर भी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है ना हमारे पास वो राइट वेंट्रिकल्स की तरफ जा रहा है। जहाँ रिगर्गिटेशन का है ऑटनर सिंड्रोम कैसी होगा मेरे भाई? रिगर्गिटेशन हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर हो रही है, और जब लेफ्ट एट्रियम में ज्यादा ब्लड बार बार जाएगा ना तो उसको लेफ्ट एट्रियम को ज्यादा पुश करना पड़ेगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, अब लेफ्ट एट्रियम दोबारा फिर क्या करता है, पुश करके आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फेंक रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल जब फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड दोबारा फिर लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। अब ज्यादा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाने की वजह से जो आपका लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, और जब लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी होती है तो इट कैन लीड टुवर्ड्स द Ortner syndrome. Whatever the reason, even the reason is the mitral stenosis, or is the reason is the aortic stenosis, or is the reason is the aortic regurgitation, or is the reason is the mitral regurgitation. All these factors can lead towards the left atrial hypertrophy, and whenever there is a left atrial hypertrophy, it can lead towards the compression of your esophagus, compression of your recurrent laryngeal nerve, and all these factors can lead towards the Ortner syndrome. I hope so now it makes sense. तो यहाँ पर सर इस पेशेंट के अंदर मैक्रोफेजिस ने क्या किया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को रप्चर किया, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में जा रहे हैं, और जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है तो आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी। कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से पेशेंट के अंदर कार्डियोजेनिक शॉक हो रहा है। ठीक है जी। दूसरे नंबर आते हैं कि सर यही बात जो मैंने आपको बताई थी कि मैक्रोफेजिस क्या करेंगे, मीडिएटेड डिग्रेडेशन, और जब ये मीडिएटेड डिग्रेडेशन करेंगे तो पेशेंट में वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, और हमारे पास जो इंक्रीज ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड प्रेशर इन द राइट वेंट्रिकल, तो आपके राइट वेंट्रिकल की तरफ क्या है, ज्यादा ऑक्सीजनेटिव ब्लड जाएगा और आपके राइट वेंट्रिकल का प्रेशर भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और आपको पता है अगर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में ज्यादा ब्लड जाता रहेगा तो एट दी एंड हमारे पास जो मिट्रल सॉरी जो पल्मोनरी ट्रंक है उसकी स्टेनोसिस हो जाती है ना, जब उसके अंदर ज्यादा चेंजेस आती हैं ज्यादा प्रेशर बियर करने की वजह से, तो उस पेशेंट के अंदर एजनमिंगर सिंड्रोम भी डेवलप कर सकता है लेटर। मतलब कि काफी देर बाद जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मिट्रल सॉरी पल्मोनरी स्टेनोसिस हो जाएगी, तो इतना ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाए कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ज्यादा प्रेशर हो जाए राइट वेंट्रिकल में, तो वो फिर क्या करेगा, ब्लड को बैक सेंड करेगा राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स द साइनोसिस इन दिस पेशेंट। लेकिन बहुत रेयर होता है, तो हम इस पेशेंट के अंदर ना इसको रिपेयर कर लेते हैं वो कंडीशन डेवलप होने से पहले। ठीक है जी। सर नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन हमें इस पेशेंट में नजर आ सकती है दैट इज अ वेंट्रिकुलर सूडो एनोरिज्म। और जाहिर बात है सूडो एनोरिज्म क्या हो रही है, हमने सर बात की थी कि जो आपका पास ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर होती हैं 3 लेयर्स, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। ठीक है जी। अब आपके पास जो मैक्रोफेजिस आ रहे हैं ना, मैक्रोफेजिस ने क्या किया, आपकी जो सबसे पेरिकार्डियम लेयर है ना इसकी क्या करवा दी उन्होंने सर, इस पेरिकार्डियम को खाना शुरू कर दिया, इसकी रप्चरिंग करवाना शुरू कर दी। जब आपके पास पेरिकार्डियम, मैं लिख देता हूं एंडो मायो एंड पेरिकार्डियम। ठीक है जी, पेरिकार्डियम। अब इसके अंदर जब मैक्रोफेजेज आपकी पेरिकार्डियम को खाना शुरू कर देंगे, इसकी फैगोसाइटोसिस करवाना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर जब लेफ्ट वेंट्रिकल के ल्यूमन में प्रेशर इंक्रीज होगा ना, तो यहाँ से पेरिकार्डियम वीक होने की वजह से क्या कर जाएगी, बाहर की तरफ ये बैलून लाइफ यहाँ ये डायलेट हो जाएगी इसकी वीकनेस की वजह से। और वो वीकनेस क्यों हो रही है, मैक्रोफेजेज उसकी फैगोसाइटोसिस करवा रहे होती है। ठीक है बच्चों, तो जब इसके अंदर एक ही लेयर की डायलेटेशन या बैलूनिंग होती है तो इसको हम कहते हैं सूडो एनोरिज्म। क्या कहा जाता है इसको, सूडो एनोरिज्म, जिसमें सिर्फ एक लेयर की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, तो 3 to 14 डेज के दरमियान आपको सूडो एनोरिज्म नजर आ सकती है।
कहते हैं कि सर मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये पेशेंट हमारे पास एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि सिम्टम नहीं आती, सिर्फ एक बैलून बना हुआ है, लेकिन सिम्टम आपको तब आएगी जब ये आपके पास ये जो बैलून है ना ये रप्चर हो जाए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो इस अंदर यहाँ पर तो हमें चले एक पूरा मतलब कि तीनों लेयर्स की रप्चरिंग हुई हुई है। तो अगर लेट्स सपोज ये बाहर वाली वॉल की रप्चर होगी ना, तो स्टिल हमारे पास क्या होगा पेशेंट के, ये पेरिकार्डियम के अंदर जो फ्लूइड होगा ना, वो फ्लूइड यहाँ से क्या कर जाएगा, ड्रेन होकर बाहर चला जाएगा। तो उसकी वजह से भी पेशेंट को ना कार्डिक टैम्पोनेट या इस तरह की सिम्टम के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है जी। बट जब तक सूडो एनोरिज्म है ना, तब तक कोई सिम्टम नहीं आती। जब एनोरिज्म रप्चर होगी तब सिम्टम्स पेशेंट में आ सकती हैं, ठीक है जी। कह रहा मोस्टली ए सिम्टम है, लेकिन पेशेंट हमारे पास सिम्टम के साथ प्रेजेंट कर सकता है। वो कौन सी सिम्टम हो सकती है सर? चेस्ट पेन हो सकता है, पेशेंट के अंदर हमें मरमर सुनाई दे सकता है, पेशेंट में अरिथमिया हो सकता है, सिनकोप हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, पेशेंट में एम्बुलस हो सकता है, या म्यूरल थ्रोम्बोस हो सकता है। और ये देखो सर क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जो ये वाला एरिया होता है ना आपके हार्ट का, जो मैंने शायद आपको उस दिन भी बताया था, जिस एरिया के अंदर एनोरिज्म होती है ना, वो वाला एरिया ना कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। जब वो एरिया कॉन्टैक्ट नहीं करेगा तो उस एरिया के अंदर क्या होता है, ब्लड डिपॉजिट हो जाता है इस तरह। ये वाला एरिया वीक है ना, ये वाला एरिया, जब वहां पर ब्लड डिपॉजिट होगा तो आपको पता है जब भी ब्लड स्टेसिस में जाता है ना, तो वो क्या करता है, वो क्लॉट बनाता है। और वो क्लॉट जब हमारे पास यहाँ से ब्रेक डाउन होकर आगे आपके अयोटा में जाएगी, और अयोटा से आपके ब्रेन की तरफ जाएगी, तो ब्रेन के अंदर वो क्या खास करवा देगी, अस्कीमिक स्ट्रोक आपको हो सकता है, ठीक है जी। तो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो ये पेशेंट हमारे पास एसिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जो कुछ सिम्टम अगर ये एनोरिज्म बहुत बड़ी हो जाए, तो पेशेंट के अंदर हमें चेस्ट पेन, अरिथमिया, इस तरह की सिम्टम क्या है, नजर आ सकती हैं, ठीक है जी। और सिनकोप उन्होंने क्यों लिखे हैं, सिनकोप का भी रीजन ये होता है कि जो आपका हार्ट होता है ना, ये प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि उसके एक पार्ट के अंदर तो ये मतलब कि डायलेशन हुई हुई है, एनोरिज्म बनी हुई है, तो हार्ट प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से जो कार्डिक आउटपुट होती है ना, कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। और जब कार्डिक आउटपुट कम होती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलती है, तो पेशेंट हमारे पास सिनकोप की तरफ जा सकते हैं। अगर यही कंडीशन ज्यादा देर तक रहती है कि पेशेंट का हार्ट मतलब प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, काफी बड़ा ज्यादा बैलून बन गया है, तो जब हार्ट कॉन्टैक्ट नहीं करता तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये पेशेंट हार्ट फेलियर का भी है। हार्ट फेलियर असल में क्या होता है, जब आपका हार्ट कॉन्टैक्ट करना छोड़ दे, या जब आपका हार्ट रिलैक्स होना छोड़ दे। तो यहाँ पर चूंकि बैलून बना हुआ है, वहां पर स्कीमिया हुआ है, तो हार्ट प्रॉपरली थोड़ा सा पार्ट तो कॉन्टैक्ट कर रहा है, लेकिन वो पूरा हार्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, कार्डिक आउटपुट कम होगी, कार्डिक आउटपुट कम होगी, तो वो कैन से दिस इज द पेशेंट ऑफ द सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, ठीक है जी। फिर वो कहते हैं कि सर अगर ये एनोरिज्म रप्चर हो जाए ना, तो पेशेंट में क्या हो सकता है, कार्डिक टेम्पोनेट हो सकता है। और मैंने आपको शायद उस दिन भी बताया था कि अगर 3 to 14 डेज के दरमियान पेशेंट की ज्यादातर जो डेथ होती है ना, वो कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से होती है। तो इसको आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पहले 24 घंटों में डेथ होती है ज्यादातर, या पहले 48 घंटों में डेथ होती है, तो वो आपके पास अरिथमिया की वजह से ज्यादातर डेथ होती है। लेकिन अगर ज्यादातर 3 to 14 डेज के दरमियान में डेथ होती है ना, तो इस कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से डेथ होती है कि आपका वो जो सूडो एनोरिज्म बनी है, वो सूडो एनोरिज्म आपकी रप्चर होती है। और उसकी रप्चरिंग के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो आपकी जो पेरिकार्डियम है, इस पेरिकार्डियम के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं। जब पेरिकार्डियम में डिपॉजिट होता है, तो वो हमारे पास क्या कर देता है, आपके हार्ट को कंप्रेस करते हैं। जब आपका हार्ट कंप्रेस होता है, तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट कम होती है, हार्ट की जो डायलेशन होती है वो भी कम हो जाती है, और वो कार्डिक टेम्पोनेट वाले सारे सिम्टम मैंने आपको बताए हुए हैं। हाइपोटेंशन है, उसके बाद मफल्ड हार्ट साउंड है, जेवीपी इंक्रीज हो जाती है। तो ये चीज आपने यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर इस पेशेंट के अंदर और क्या चीजें हो सकती हैं, वही उन्होंने लिखी हुई है। फ्री वॉल रप्चर इसकी कर सकती है, क्योंकि एनोरिज्म हुई है ना, तो वो रप्चर भी कर सकती है। क्यों? कंटेन बाय एडहेरेंट पेरिकार्डियम एंड द स्कार टिश्यू डज नॉट कंटेन द एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। मैं वही आपको बात बता रहा हूँ ना, कि सूडो एनोरिज्म के अंदर सिर्फ एक ही वॉल इन्वॉल्वमेंट होती है, तीनों वॉल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मोर लाइकली टू रप्चर देन द ट्रू एनोरिज्म। तो कह रहे इसका ज्यादा रिस्क होता है कि इसका रप्चर हो जाए एज कंपेयर टू द ट्रू एनोरिज्म, क्योंकि जो ट्रू एनोरिज्म है ना, उसके अंदर तो 3 लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं, और वो एनोरिज्म स्ट्रॉन्ग होती है। तो ट्रू एनोरिज्म इतना रप्चर नहीं करती जितनी आपकी सूडो या फाल्स एनोरिज्म रप्चर करती है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक लेयर इन्वॉल्व होती है। तो ये थिन एनोरिज्म होती है, जिसकी रप्चरिंग का रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए, व्हाट इज सूडो एनोरिज्म एंड व्हाट इज अ ट्रू एनोरिज्म। जैसे हम वो डायवर्टिकुलम के अंदर भी पढ़ते होते थे ना, मिकस डायवर्टिकुलम है या जिंकस डायवर्टिकुलम है। एक उनमें अंदर हमारे पास फाल्स एनोरिज्म था, और फास्ट डायवर्टिकुलम होता है, एक ट्रू डायवर्टिकुलम होता है। एक में चूंकि एक लेयर इन्वॉल्व होती है, एक में तीनों लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। तो जहां पर भी ट्रू एनोरिज्म होती है, उसमें तीनों लेयर्स की
डायवर्टिकुलम होती है, और जहाँ पर हमारे पास फाल्स या सूडो होती है उसमें एक लेयर की डायवर्टिकुलम होती है, और जो उसके रप्चर होने का भी क्या होता है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर हमारे पास पेशेंट के अंदर 5 to 14 डेज के दरमियान में और क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर कर सकती है। इस पेशेंट की जो वॉल है वो हमारे पास रप्चर कर सकती है, क्योंकि हमने सर पढ़ा हुआ है आपका, वहां पर मैक्रोफेजिस आए हुए हैं, मैक्रोफेज वॉल की अगर क्या करा दें, फैगोसाइटोसिस करा दें, तो फैगोसाइटोसिस की वजह से जो वेंट्रिकल की वॉल वो आपके पास रप्चर हो सकती है, तो जिसको हम लिखते हैं सर फ्री वॉल रप्चर है। कार्डिक टेम्पोनेट इसकी वजह से भी हो सकता है, वो दोबारा आप देखो ना, 14 डेज। तो कार्डिक टेम्पोनेट के देखो कितने रीजन आ गए। एक तो यहाँ सूडो एनोरिज्म की वजह से हो सकता है, हाँ। अगर सूडो एनोरिज्म की वजह से नहीं हो रहा तो हमारे पास देर इज अनदर पॉसिबिलिटी, एंड दैट इज अ वेंट्रिकुलर वॉल रप्चर। कि आपकी ये जो वेंट्रिकुलर की वॉल है, अगर ये रप्चर हो जाए, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा भी हुआ है, बनाया हुआ है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना बच्चों, ये नीचे डायग्राम देखो बी नंबर वाले, तो ये आपका वेंट्रिकुलर रप्चर होके यहां से ब्लड आपकी पेरिकार्डियम में डिपॉजिट होके पेशेंट को स्वीयर स्वीयर कार्डिक टेम्पोनेट होते हैं, और स्वीयर कार्डिक टेम्पोनेट कैन लीड्स टुवर्ड द सडन कार्डिक डेथ। आपको कोई शायद सर मजाक करें, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, ये देख लो। एक्यूट फॉर्म यूजली लीड्स टुवर्ड्स द सडन डेथ। तो 3 to 14 डेज के दरमियान में अगर बंदे की डेथ हो रही है तो एनोरिज्म की वजह से हो रही है, सॉरी इसकी कार्डिक टेम्पोनेट की वजह से हो रही है, और जो कार्डिक टेम्पोनेट है वो किस किस वजह से हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। पहला सूडो एनोरिज्म की वजह से हो रहा है, और दूसरे नंबर पर वो हमारे पास वेंट्रिकुलर फ्री वॉल की रप्चरिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड प्रीवियस एमआई प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री वॉल रप्चर। ठीक है जी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड प्रीवियस एमआई प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री वॉल रप्चर। क्या वो कह रहे हैं कि अगर पेशेंट के अंदर पहले हाइपरट्रॉफी हुई है ना, लेट्स सपोज हाइपरट्रॉफी की वजह से आपको पता है थिकनेस ज्यादा होती है, हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होती है, थिकनेस ज्यादा होती है। और अगर प्रीवियस एमआई, आपको पता है अगर पहले एमआई हुआ हो तो उस एमआई वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है सर, एमआई वाले पेशेंट के अंदर ना स्कारिंग होती है, टिश्यू की स्कारिंग होती है। और जिन टिश्यूज की स्कारिंग होती है ना, वो टिश्यू आपके पास हार्ड होते हैं, वो ज्यादा सख्त होते हैं। तो जहां पर स्कारिंग होती है, या जहां पर हमारे पास हार्डनेस ज्यादा होती है ना, या हाइपरट्रॉफी ज्यादा होती है ना, तो उन एरियाज के अंदर रप्चरिंग का जो रिस्क होता है ना वो कम होता है। ठीक है। तो अगर कोई पेशेंट हमारे पास वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वाला पेशेंट, अगर उसको एमआई हो रहा है ना, तो उस पेशेंट के अंदर ये जो कार्डिक टेम्पोनेट है या फ्री वाल रप्चर का रिस्क जो होता है वो कम होता है। ये भी एमसीक्यू पूछा गया कि ऐसे कौन से पेशेंट हैं जिनके अंदर जो कार्डिक टेम्पोनेट या जो वेंट्रिकुलर फ्री वॉल का रप्चर का जो रिस्क होता है वो कम होता है। तो आपने बताना है कि सर जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं ना, कौन से, ये हाइपरट्रॉफी जिनकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है, या जिन लोगों के अंदर पहले एमआई हुआ होता है, उन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, इसका रिस्क कम होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कि सर ट्रू वेंट्रिकुलर एनोरिज्म। अब 14 डेज वाली बात खत्म होगी, हम इससे अब ऑनवर्ड चलते हैं। अब है जैसे हमने वहां पर पढ़ा था ना कि 2 वीक्स टू सेवरल मंथ्स, अब ये वो वाला सीन आ गया कि 2 वीक से लेकर हमारे पास सेवरल मंथ तक पेशेंट अगर आपके पास आता है तो उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। ठीक है जी। सबसे पहले जो उसमें कॉम्प्लिकेशन है दैट इज अ ट्रू वेंट्रिकुलर एनोरिज्म, तो उस पेशेंट के अंदर हमें ट्रू वेंट्रिकुलर एनोरिज्म मिल सकती है, और ये कब मिलती है, 2 वीक्स टू सेवरल मंथ सिमिलर टू द सूडो एनोरिज्म। मतलब एनोरिज्म जो जैसी उसके अंदर हो रही है उसी तरह की एनोरिज्म यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है बच्चों, इसमें जो डिफरेंस होता है ना वो ये है कि यहाँ पर जो एनोरिज्म है ना उसमें तीनों लेयर्स इन्वॉल्व है। ये देखो, पहली लेयर भी डायलेट है, दूसरी लेयर भी डायलेट है, और तीसरी लेयर भी डायलेट है। और जब ये तीनों लेयर से डायलेट होंगी और आपके पास एनोरिज्म बनाएगी ना, तो उसकी वजह से इसकी रप्चरिंग का जो रिस्क होता है ना एज कम्पेयर टू सूडो एनोरिज्म, वो क्या होता है, कम। तो मैं लिखता हूं यहाँ पर डिक्रीज रप्चर रिस्क एज कंपेयर टू, रप्चर ये भी कर सकता है लेकिन सूडो एनोरिज्म के कंपैरिजन में इसका जो रप्चर का रिस्क होता है वो कम होता है, ज्यादा सूडो एनोरिज्म की हमारे पास ब्रेक डाउन होती है। ठीक है। अब सर ये एनोरिज्म बनने का हमें नुकसान क्या होता है, ये होता है आउटवर्ड बल्ज विद कॉन्ट्रैक्शन डिस्काइनेजिया एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस। जरा बात को आपने समझनी, इसने लिखा क्या है, चलिए ये बना हुआ है, ये आपके पास एनोरिज्म है। ठीक है। वो कह रहा है कि जब आपके पास ये मतलब के ट्रू एनोरिज्म बनती है ना, तो ट्रू एनोरिज्म की वजह से जो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी होती है ना वो कम हो जाती है। तो जाहिर बात है कि जो हिस्सा आपके पास डायलेट कर गया है
जो हिस्सा आपका वीक है वो हिस्सा क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा? उसकी तो हमारे पास स्कीमिया हुआ, वो तो हमारे पास एरिया वीक है। तो वो वाला एरिया, एनोरिज्म वाला एरिया आपके पास कभी भी कॉन्टैक्ट नहीं करता। जब एनोरिज्म वाला एरिया आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं करता तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर ब्लड डिपॉजिट होता है। जब यहाँ पर ब्लड डिपॉजिट होगा तो ये क्या करेगा सर, ब्लड स्टेसिस में जा रहा है। और जब भी ब्लड हमारे पास स्टेसिस में जाता है तो ये क्या करता है सर, ये आपके पास थ्रोम्बस बनाता है, क्लॉट बनाता है। चलो मैं लिख लेता हूँ, ये क्लॉट बनाता है। और जब ये क्लॉट टूटता है तो ये क्या करता है सर, एम्बोलाई बनाता है। और जब ये एम्बोलाई बनाता है तो पेशेंट के अंदर अस्कीमिक स्ट्रोक का जो रिस्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए तो इनको हम एंटीकोगुलेंट्स देते हैं। स्कीमिक स्ट्रोक का जो रिस्क होता है हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। ठीक है जी। तो ट्रू एनोरिज्म की वजह से हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी कम होती है। डिस्काइनेजिया का मतलब होता है मूवमेंट कम हो जाना। तो वही हम बात करें कि यहाँ पर उसकी जो कॉन्ट्रेक्टिलिटी या जो मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द ट्रू वेंट्रिकुलर एनोरिज्म। और दूसरे नंबर पर एक बात याद रखिएगा, मैंने कहा था कि इसके रप्चर का रिस्क कम होता है एज कंपेयर टू सूडो एनोरिज्म, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि इसके अंदर रप्चर होता नहीं है। ट्रू एनोरिज्म की वजह से भी रप्चर हो सकता है। अगर यहां पर क्या हो जाए पेशेंट के अंदर, लेट्स सपोज आयोटिक स्टेनोसिस डेवलप कर जाए, या अगर आपके पास पेशेंट हाइपरटेंसिव है, एमआई के साथ साथ अगर पेशेंट आपके पास हाइपरटेंसिव है ना, तो उस पेशेंट के अंदर अगर एनोरिज्म बनती है तो उसके रप्चर होने का रिस्क ज्यादा होता है। ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है जी। ये इस तरह सिनेरियो दिया जाता है कि हमारे पास एक पेशेंट है और उस पेशेंट को एमआई हुआ है, और एमआई हुए उसको 2 हफ्ते गुजर गए हैं, और मतलब एमआई होने के साथ साथ वो पेशेंट आपके पास हाइपरटेंसिव भी है। तो इस पेशेंट के अंदर कौन सा रिस्क हो सकता है? तो आपने कहना अगर हाइपरटेंसिव है, पेशेंट के लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ज्यादा प्रेशर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, और इसके अंदर एनोरिज्म बनी हुई है, तो वो चाहे ट्रू एनोरिज्म है चाहे हमारे पास वो फाल्स एनोरिज्म है, जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा जोर से कॉन्टैक्ट करना पड़ता है तो वो एनोरिज्म के रप्चर होने का जो जो रिस्क होता है ना वो इंक्रीज हो जाता है इन पेशेंट्स ऑफ हाइपरटेंसिव, इन पेशेंट ऑफ आयोटिक स्टेनोसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारे पास लास्ट कंसेप्ट रह गया था, दैट इज द पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम। ये पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम इवन तो सर्जरी के अंदर भी लिखा हुआ है। तो ये पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम क्या होता है? सबसे पहले तो जो आप बच्चे आपने सिंड्रोम याद रखना है कि ये किस सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। डेट इज अ ड्रेसलर सिंड्रोम। डेट इज द ड्रेसलर सिंड्रोम। अब ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है? ड्रेसलर सिंड्रोम समझो कि जैसे आपके पास वो पेरिकार्डाइटिस होता है ना, वैसे ही आपका ड्रेसलर सिंड्रोम होता है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं, सिम्टम भी सिमिलर होती हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस ये है कि पेरिकार्डाइटिस के अंदर इन्फ्लामेटरी सेल्स डिपॉजिट होते हैं, यहाँ पर एंटीबॉडीज बनती हैं। तो पेरिकार्डिक इंजरी सिंड्रोम कैसा है? ये पहले तो सबसे पहले डेवलप करता है वीक्स टू सेवरल मंथ्स। इसमें पेशेंट में क्या हो रही है? फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है, मतलब इसमें भी पेरिकार्डियम में इन्फ्लामेशन होती है, लेकिन किस वजह से इन्फ्लामेशन हो रही है? यहाँ पर ऑटो इम्यून रिएक्शन की वजह से। यहाँ पर जो ऊपर आपको पास 1 to 3 डेज के दरमियान में जो आपको पेरिकार्डाइटिस नजर आता है, जिसको हमने पेरिकार्डस पेरिकार्डियम पेरिकार्डाइटिस हमने कहा था, ये जो अपने 1 to 3 डेज के दरमियान में पढ़ा, ये देखो कहाँ चला गया। हम्म पेरी इंफाक्शन पेरिकार्डाइटिस जो हमने पढ़ा था, उसमें न्यूट्रोफिल सेल्स डिपॉजिट होते हैं। लेकिन ये जो आपका फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है कि लेट्स सपोज ये मेरा ना मायोकार्डियम सेल है, ये क्या मायोकार्डियम सेल है, और आपको पता है कि जब आपको स्कीमिया होता है तो जो मायोकार्डियम सेल है ये रप्चर हो जाता है। जब मायोकार्डियम सेल रप्चर होता है तो इसका जो मटेरियल है, जो इसके अंदर सेल्स पड़े हुए थे, सारा कुछ वो क्या हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में रिलीज हो जाते हैं। अब जब ये चीजें रिलीज हो रही हैं, सेल का इंट्रा सेलुलर मटीरियल ब्लड सर्कुलेशन में, तो आपके जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ये एंटीजेंस या ये जो कंटेंट्स ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, तो आपके इम्यून सिस्टम को लगेगा यार ये कोई नई चीज आ गई है ब्लड सर्कुलेशन में, लगता है ये कोई एंटीजन है। तो फिर आपके पास आपकी बॉडी क्या करती है, आपका इम्यून सिस्टम इन एंटीजन के खिलाफ, जो आपके मायोकार्डियम के सेल के अंदर से निकले, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं। और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं जाकर, क्योंकि आपके हार्ट के स्ट्रक्चर के, आपके हार्ट से ही वो आपके पास एंटीजेंस निकले हैं ना, तो ये एंटीबॉडीज आपके हार्ट के ऊपर जाकर रिएक्शन करती है, आपके हार्ट के ऊपर जाकर अटैक करती है। तो सबसे पहले जो पेरिकार्डियम होती है, ये पेरिकार्डियम के अंदर क्या कर देती है, इसके खिलाफ रिएक्शन करती है, वहां पर जाके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सेल्स को डिपॉजिट कर देती है, वहां पर जाके पेरिकार्डियम की डिस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाता है, ड्रेसलर सिंड्रोम।
मैं फिर कह रहा हूँ ड्रेसलर सिंड्रोम जैसे पेरिकार्डाइटिस होता है बिल्कुल वैसा होता है, लेकिन डिफरेंस ये है पेरिकार्डाइटिस में न्यूट्रोफिल सेल डिपॉजिट होते हैं, और जो हमारे पास ड्रेसलर सिंड्रोम है इसमें एंटीबॉडीज बनती हैं, और वो जाके वहां पर क्या करवाती हैं, इन्फ्लामेशन, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, आपकी बॉडी के दूसरे सेल्स को, लिम्फोसाइट सेल को लेके जाएंगी और पेरिकार्डियम में डिपॉजिट करवा देगी, वहां पर इन्फ्लामेशन काज करवा देगी बिकॉज ऑफ द ऑटोइम्यून रिएक्शंस। तो इसको हम कहते हैं ड्रेसलर सिंड्रोम। जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा है आल्सो कॉल्ड द ड्रेसलर सिंड्रोम, जो हमारे पास पोस्ट कार्डिक इंजरी सिंड्रोम है इसको ड्रेसलर सिंड्रोम भी कहते हैं। और ये क्यों होता है, कार्डिक एंटीजेंस, वही बात हुई ना, कार्डिक एंटीजेंस रिलीज्ड आफ्टर इंजरी, इंजरी के बाद जो कार्डिक एंटीजन है ना, मतलब सेल के अंदर से जो मटीरियल वो रिलीज होता है, और इसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडीज, एंड डेपोजिशन ऑफ द इम्यून कम्प्लेक्सेस इन द पेरिकार्डियम, और उसकी वजह से क्या हो जाती है, हमारे पास इन्फ्लामेशन हो जाती है कि ये एंटीबॉडी है और इधर मेरे पास क्या एंटीजन है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, जाकर पेरिकार्डियम में डिपॉजिट हो जाते हैं। जब पेरिकार्डियम में एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स जो हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 रिएक्शन है वहां पर डिपॉजिट होते हैं, सो इट कैन लीड टू द इन्फ्लामेशन, और अगर वहां पर इन्फ्लामेशन होगी तो पेशेंट के अंदर ड्रेसलर सिंड्रोम होगा, वही सिम्टम आएंगी, पेरिकार्डाइटिस, प्लूरिटिक चेस्ट पेन है, पेशेंट को मतलब सिम्टम रिलीफ होंगी, जैसे वो पेशेंट आगे की तरफ होगा, फ्रिक्शन रब आपको ऑस्कल्टेशन के अंदर मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कॉम्प्लिकेशन। अब छोटा सा टॉपिक हम और पढ़ लेते हैं। वो छोटा सा टॉपिक क्या है कि अगर आपके पास पेशेंट आता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का, सबसे पहले तो मुझे बताया ना कि व्हाट इज एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या होता है, बिल्कुल कि सर जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है इसमें तीन चीजें हमारे पास होती हैं, तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को या तीन चीजों के मजमूए को हम एक्यूट कार्डिक सिंड्रोम या एसीएस सिंड्रोम कहते हैं, सॉरी। सबसे पहले तो जो आपके पास अनस्टेबल अंजाइना होता है, क्या होता है पेशेंट के अंदर, अनस्टेबल अंजाइना, ये एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम का एक हमारे पास कंटेंट है, नंबर वन। नंबर टू पे क्या होता है सर, स्टेमी, एसटी एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अगर ये स्टेमी है तो ये भी हमारे पास एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम है, नंबर टू हो गया। नंबर थ्री क्या होता है, नॉन स्टेमी, नॉन एसटी एलिवेशन, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को भी हम क्या कहते हैं, इन तीन चीजों को एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है जी, इनको पता है ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस पेशेंट में अनस्टेबल अंजाइना है ना, तो अनस्टेबल अंजाइना की वजह से आपके पास नॉन स्टेमी डिवेल्प हो सकता है, और आपके नॉन स्टेमी की वजह से आप में स्टेमी डिवेल्प हो सकता है। ठीक है जी, तो दीज आर कोरिलेटेड विद ईच अदर, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम द एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम। एक पेशेंट में ये तीनों एपिसोड पॉसिबल भी हो सकते हैं, और डिफरेंट पेशेंट्स के अंदर ये सेपरेटली भी हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन तीन चीजों को एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम कहते हैं। वो कह रहे हैं कि सर इन पेशेंट्स का आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है, मेन चीज तो ये है कि जो अनस्टेबल अंजाइना वाले पेशेंट्स हैं इनका आपने ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ना मैं आपको एक निमोनिक लिखवा देता हूँ। एमआई का पेशेंट है, चाहे वो स्टेमी का है चाहे वो नॉन स्टेमी का पेशेंट है, इवन तो जो अनस्टेबल अंजाइना का पेशेंट है इसका भी ऑलमोस्ट वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसके लिए आपने निमोनिक लिखना है ओ बैटमैन, जो शायद मैंने क्लिनिकल वाले बच्चों को ये निमोनिक लिखवाया हुआ, कौन सा, ओ बैट, ये ओ बैटमैन को याद कर लो, आपको ना बड़ी ये हेल्प करेगा, ओ बैटमैन। ये आपके पास ट्रीटमेंट होता है एमआई वाले पेशेंट का इसी इन निमोनिक्स के साथ। सबसे पहले ओ से आपने क्या याद रखना, ऑक्सीजन। तो अगर आपके पास पेशेंट स्टेमी या नॉन स्टेमी का पेशेंट आ रहा है, इवन तो अनस्टेबल भी अंजाइना का पेशेंट अगर सीवियर सिम्टम के साथ आ रहा है, तो आपने उस पेशेंट को सबसे पहले देनी होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम देख के पेशेंट को क्या करते हैं, उसको हम स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। सर ये ट्रीटमेंट इन तीनों के लिए यूज होता है? इन तीनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर हम यूज करते हैं वो स्टेमी और नॉन स्टेमी के लिए ये ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन हम अनस्टेबल अंजाइना के लिए भी ये ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं अगर वो पेशेंट हमारे पास क्या करता है, सीवियर सिम्टम के साथ आता है। ठीक है जी, सबसे पहले आपने उसको ऑक्सीजन देनी है। ऑक्सीजन के बाद बी से क्या याद रखनी है सर, बीटा ब्लॉकर्स। तो आपने बीटा ब्लॉकर्स या एंटी इंपल्स थेरेपी करके उसकी जो हार्ट की डिमांड है वो कम कर देनी है, ताकि इसकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है या जो डिमांड है वो कम हो जाए, और ये पेशेंट को ज्यादा नेक्रोसिस ना हो जाए सेल की। ए से आपने याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है एस्प्रिन। एस्प्रिन मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ कि देखो, लेट्स सपोज अगर आप एज अ मेडिकल स्टूडेंट या एज अ डॉक्टर, लेट्स सपोज आप किसी ऐसी जगह पर काम करें जो कि करीब आपके ना कोई BHQ है, ना THQ है, या ना DHQ है, सिर्फ आपको क्या नजर आ रही है, करीब आपको एक फार्मेसी नजर आ रही है, और आप क्या देखते हो कि यार एक पेशेंट को ना हार्ट अटैक हो रहा है।
आप जाते हो उसके ऊपर, आपको सिम्टम नजर आते हैं ये हार्ट अटैक का पेशेंट है, तो आपने उस पेशेंट को, और चाहे कुछ करो या ना करो, उस पेशेंट को आपने क्या करना है, एस्प्रिन एक दफा दे देनी, फार्मेसी से लेके क्या कर देनी, एक एस्प्रिन उसी टाइम दे देनी है, फिर 5 या 10 मिनट बाद दोबारा एस्प्रिन दे देनी। और वो क्योंकि वो पेशेंट रास्ते के अंदर जा रहा होगा ना, जाहिर बात एम्बुलेंस के अंदर हम उसको लेके जा रहे होंगे, अगर आप उसको भाई 1-2 एस्प्रिन दे देते उस पेशेंट के बचने के कोई 90% चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये एस्प्रिन इतनी अच्छी ड्रग है। तो बाकी तो जो दूसरे हमारे पास इंटरवेंशन है, जाहिर बात है जब हॉस्पिटल में जाएगा हम उनको यूटिलाइज करेंगे, लेकिन उसी टाइम पे अगर आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, वो मैक्सिमम हमारे पास ये अवेलेबिलिटी हो। देखो आप ऑक्सीजन तो आपके पास नहीं ना होगी, और जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स भी हमारे पास कोई इतना जल्दी इफेक्ट नहीं करते जितनी एस्प्रिन कर देती है, क्योंकि ये इन्फ्लामेशन को भी कम करती है, ये वैसोडाइलेशन का भी वहां पर काम कर देती है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर इन्फ्लामेशन उसको भी कम कर देगी, और वहां पर हमारे पास ये वैसोडाइलेशन का भी काम कर देती है, और एंटीकोगुलेंट का भी ये काम करती है। 2 से 3 काम होते हैं एस्प्रिन का, इसलिए हम कहते हैं ये बहुत अच्छी ड्रग होती है। तो एस्प्रिन आपने उस पेशेंट को देनी है। टी से क्या आ जाती है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में चला जाता है तो उसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं थ्रोम्बोलिटिक्स। हम उस पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, थ्रोम्बोलिटिक्स। जो आपके पास रजोवा, वो क्या उसको कहते हैं यार, वो थ्रोम्बोलिटिक्स जो जिसको हम फाइब्रिनोलाइसिस ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है जी। तो ये वाला आपने इस पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। एम से, क्योंकि ये पेशेंट में सीवियर मॉर्फिन होती है। क्या होती है सर, इस पेशेंट के अंदर सीवियर पेन होती है, मैं मॉर्फिन कह रहा हूँ, सीवियर पेन होती है, चेस्ट पेन होती है। तो उससे बचाने के लिए हम उस पेशेंट को क्या देते हैं सर, हम उस पेशेंट को मॉर्फिन देते हैं। बच्चे मॉर्फिन बहुत अच्छी ओपियोइड ड्रग है। ये पेशेंट को क्या करती है ये उस पेशेंट की जो सीवियर चेस्ट पेन होती है ना, उससे मतलब कि पेन को रिलीव करती है। अक्सर वो पूछते होते हैं कि यार मॉर्फिन का क्या काम है, ये तो हमारे पास एक ओपियोइड ड्रग है। तो आपने बताना है ये हमारे पास एनाल्जेसिक का भी काम करती है। और जब ये एनाल्जेसिक का काम करेगी तो यहाँ पर चूंकि पेशेंट का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो उसकी पेन का है। सबसे बड़ा क्या मसला है उस पेशेंट का, पेन का। क्योंकि देखो उसको पेन हो रही ना, तो पेन की वजह से उसको वॉमिटिंग, या पेन की वजह से उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है तो उसकी हार्ट रेट को भी इंक्रीज करवा सकते हैं, या करवाता भी, और वैजो कंस्ट्रिक्शन भी करवा देते हैं। तो मैं अगर उसकी पेन से रिलीफ कर दूंगा, पेशेंट का जो स्ट्रेस है बॉडी पे वो कम होगी, तो जो उसका पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी भी इनहिबिशन हो जाएगी, हार्ट रेट भी डिक्रीज हो जाएगी, वैजो कंस्ट्रिक्शन भी डिक्रीज हो जाएगी। तो पेशेंट मेरे पास स्टेबलाइजेशन की तरफ चला जाता है। इसलिए मॉर्फिन बहुत अच्छी ड्रग है। ए से क्या बनता है, एंटी कोआगुलेंट्स। एंटी कोआगुलेंट्स लिख देना है, यहाँ आपने एंटी प्लेटलेट्स है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटी कोआगुलेंट्स, क्योंकि एंटी प्लेटलेट्स मैंने ऊपर लिख दिए, एस्प्रिन एंटी प्लेटलेट्स का ही काम करती है। तो एंटी कोआगुलेंट्स, और एंटी कोआगुलेंट्स हमारे पास कौन सी ज्यादातर आप यूज करते हो, आप हेपरिन यूज करते हो, और अगर हेपरिन नहीं है तो आप क्या यूज करते हो, वारफरिन। लेकिन ज्यादातर हेपरिन को यूज किया जाता है, इसका अच्छा इफेक्ट होता है, और इसका मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन बेस्ट इफेक्ट होता है हेपरिन का। एन पे आते हैं सर नाइट्रोग्लाइसरीन। नाइट्रोग्लाइसरीन जो आपके पास विनो डायलेटर है, ये हार्ट के ऊपर वर्कलोड को कम करेगी। तो ये ओ बैटमैन को आपने नहीं भूलना भाई, ये आपको बहुत फायदा देगा। क्योंकि जो डिफरेंट बुक्स हैं वो एमआई की जो ट्रीटमेंट है ना, ये स्टेमी या नॉन स्टेमी का ट्रीटमेंट वो डिफरेंट लिखती हैं, लेकिन ये जो 7 चीजें हैं ना, ये हर बुक ने लिखी हुई। तो अगर आप ये याद कर लोगे तो ये मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। ओ बैटमैन, ठीक है। अब हम ऊपर से रिवाइज कर लेते हैं कि सर अनस्टेबल एंजाइना है, यहाँ नॉन स्टेमी का पेशेंट आ रहा है, तो किस क्या आपने देनी है, वही एंटी कोआगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया। आपने उसको हेपरिन देनी है, एंटी प्लेटलेट एस्प्रिन देनी है, प्लस एडीपी रिसेप्टर इनहिबिटर जिसको हम कहते हैं क्लोपिडोग्रल। तो मोस्टली जो हमारे पास एस्प्रिन और जो क्लोपिडोग्रल है, इसको कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। जो एस्प्रिन और जो हमारे पास क्लोपिडोग्रल ड्रग है ना, इनको कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है, क्योंकि ये दोनों एंटी प्लेटलेट मतलब एंटी प्लेटलेट थेरेपी के तौर पर यूज होते हैं। इसको हम ड्यूअल थेरेपी भी कहते हैं। अगर वो बंदा पूछता है ना कि व्हाट इज एंटी प्लेटलेट डुअल थेरेपी, एंटी प्लेटलेट ड्यूअल थेरेपी, तो एंटी प्लेटलेट डुअल थेरेपी के अंदर बच्चों हमेशा ये 2 ड्रग्स आती है। ये मेडिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो वो एंटी प्लेटलेट डुअल थेरेपी के अंदर एक आपकी एस्प्रिन आती है, आपने ड्रग का नाम याद रखना, एक एस्प्रिन और दूसरी होती है क्लोपिडोग्रल। क्लोपिडोग्रल ये डुअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी का पार्ट होता है, तो आप इन्हें इस पेशेंट को ये दे सकते हो। दूसरे नंबर बीटा ब्लॉकर्स दे देनी है। अगर हमारे पास एसी इनहिबिटर्स हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हो। अब ये नहीं करना कि सारा कुछ हम उस पेशेंट को दे रहे हैं, भाई ये हमारे पास अवेलेबिलिटीज हैं। लेट्स सपोज एंटीकोगुलेंट है तो वो दो उस पेशेंट को।
दूसरा एंटीकोगुलेंट के साथ हम एंटीप्लेटलेट्स तो देते ही देते हैं। तीसरे नंबर पर हम या तो उस पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स देंगे या फिर हम उस पेशेंट को क्या करेंगे, एसी इनहिबिटर्स देंगे, दोनों में से एक ड्रग हम यूज करेंगे। तीसरे नंबर पर अगर हमें उस पेशेंट के अंदर मतलब कि एम्बोलाई का चांस है या उस पेशेंट के अंदर थ्रोम्बस के बनने का रिस्क है, तो हम उसको ये स्टैटिन्स भी देते हैं। क्या करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास स्टैटिन्स हैं, ये आपके पास जो मतलब कि प्लैक्स वगैरह होते हैं या जो क्लॉट्स होते हैं उनको डिसॉल्व करने में हेल्प करती होती है, तो ये आप यूज कर सकते हो उस पेशेंट के अंदर। लेकिन ये क्रोनिक ट्रीटमेंट के अंदर इनको स्टैटिन्स को यूज किया जाता है। सिम्टम कंट्रोल विद द नाइट्रोग्लाइसिन, तो हमने पेशेंट जब आपके पास आया तो सबसे पहले आपने कोशिश करनी कि उस पेशेंट को सिम्टम्स को कंट्रोल करो, क्योंकि सीवियर चेस्ट पेन होती है, पेशेंट को मॉर्फिन दो, साथ पेशेंट को नाइट्रोग्लाइसिन दोगे। अब आया मतलब कि नाइट्रोग्लाइसिन का कोई नॉन स्टेमिक के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट तो नहीं होता है, लेकिन स्टिल ये क्या करती है, उस पेशेंट के हार्ट के ऊपर जो वर्क लोड है ना वो तो कम करती करती नाइट्रोग्लाइसिन। बाकी जो नाइट्रोग्लाइसिन का स्टेबल और अनस्टेबल अंजाना वाले पेशेंट होते हैं उसके अंदर ज्यादा इसका अच्छा इफेक्ट होता है। लेकिन इफेक्ट ये नॉन स्टेमी और स्टेमी के अंदर भी करती है कि ये आपके हार्ट की तरफ ना, क्योंकि वीनस रिटर्न को कम करती है ना, तो आपके हार्ट के ऊपर की वर्कलोड को कम कर देती है। तो ये ट्रीटमेंट, जो सारी जो ड्रग्स हैं आपने याद रखनी है, या आप उनको ऊपर से याद कर लो, लेकिन जो मैंने आपको निमोनिक दिया है, ये निमोनिक से आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सर अगर सर कोई, सर जी जी, सर सर ये जो ये जो एक्यूट कोरोनरी एक्यूट सिंड्रोम हम्म एक्यूट कंडीशन है ना, तो एक्यूट एक्यूट कंडीशन में तो हमें वेरी वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग देने एक्टिंग की ड्रग जरूरत देने है। की तो जरूरत है। जी लेकिन मैडम, ये जो सारी ये जो आपने सारी ड्रग्स आपने ड्रग्स बताई हैं, बताई हैं, हम्म ये उसी ये टाइम उसी तो टाइम नहीं तो नहीं असर असर करती। करती। तो तो कौन सी कौन हम सी हम शॉर्ट शॉर्ट एक्टिंग एक्टिंग ड्रग ड्रग देंगे देंगे इस इस कंडीशन में? कंडीशन में? मैडम शॉर्ट एक्टिंग आप उस पेशेंट को, ये जो मैंने जितनी लिखी है ये सारी आप उस पेशेंट को देते हो। ये सारी ड्रग्स आप उस पेशेंट को, अगर आप किसी ने देखा हो ना कि एमआई वाले पेशेंट को जब लेके जाते हैं, अगर वो पेशेंट अनस्टेबल अंजाइना का है या वो पेशेंट हमारे पास नॉन स्टेमिक है, तो वो उस पेशेंट के अंदर यही ट्रीटमेंट फॉलो किया जाता है। उसको अगर ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसको ऑक्सीजन सबसे पहले दी जाती है। उसके बाद उस पेशेंट को मैं बता रहा हूँ कि हेपरीन और उसके साथ एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल, ये 3 ड्रग्स तो जाते ही देती होंगे। अगर आपने कोई एमआई का पेशेंट देखा होगा ना तो उसको जाते ये वाली 3 ड्रग्स देती हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये हमारे पास क्लॉट को डिसॉल्व कर रही हैं, ये हमारे पास इन्फ्लामेशन को कम कर रही हैं, ये हमारे पास पेशेंट के अंदर जो मतलब कि प्लेटलेट्स की डेपोजिशन हो रही है उसको कम कर रही हैं। और वो प्रॉब्लम उस पेशेंट के अंदर क्या है, वो यही प्रॉब्लम है कि उसमें थ्रोम्बस बन गए, और उसके ऊपर इन ड्रग्स का अच्छा इफेक्ट होता है अनस्टेबल अंजाइना और नॉन स्टेमी के अंदर। और बीटा ब्लॉकर्स आप क्यों दे रहे हो, बीटा ब्लॉकर्स मैं उस पेशेंट को इसलिए दे रहा हूँ ताकि उस पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो कम हो, ऑक्सीजन की डिमांड उसकी कम हो जाती है। और बीटा ब्लॉकर भाई बहुत अच्छा इफेक्ट करती है पेशेंट, अगर आपके पास अक्यूट कंडीशन में है ना तो बीटा ब्लॉकर का बहुत अच्छा इफेक्ट उसके ऊपर होता है। अगर आपके पास बीटा ब्लॉकर्स नहीं है तो आप एसी इनहिबिटर पढ़िए, तो एसी इनहिबिटर आप उस पेशेंट को दे सकते हो, क्योंकि एसी इनहिबिटर में हमारे पास वेजोडाइलेटर होता है और ये भी आपके हार्ट के ऊपर वर्कलोड को कम करेगा। तो अगर आप में से किसी पेशेंट ने एमआई वाले पेशेंट को स्टेबल होते हुए या उसकी मैनेजमेंट देखी हो ना, तो कम से कम उसको 4 से 5 ड्रग्स का कम्बिनेशन दिया जाता है। और वो जब आप इतनी ड्रग्स कॉम्बो में दे रही होती हैं तो उस पेशेंट का तो बहुत अच्छा इफेक्ट उसका आता है, और अक्यूट के अंदर ये सिम्टम, ये ड्रग्स को यूज किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास अगर पेशेंट है स्टेमी का, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट है, तो इसके अंदर फिर आपने क्या करना होता है, इस पेशेंट में सबसे पहले हम पेशेंट के दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती हैं अगर हमारे पास पेशेंट स्टेमी का है। क्योंकि स्टेमी वाले पेशेंट हमें पता है ये पेशेंट के अंदर एसटी एलिवेशन आ रही है, इस पेशेंट के अंदर 100% ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, तो उसके अंदर हमने जल्दी जल्दी उसके अंदर रीपरफ्यूजन करनी है कि हम उसके हार्ट को ना जल्दी से जल्दी ब्लड सप्लाई करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स देते हो उस पेशेंट को, क्या कहते हैं सर हम पेशेंट को, या तो थ्रोम्बोलिटिक या फिब्रिनोलिटिक ड्रग्स देते हो, जिसके अंदर आल्टीप्लेज रेटिप्लेज ड्रग्स, जो यहाँ पे शायद मैंने नहीं लिखी नीचे तो इसमें लिख लो आल्टीप्लेज। और ये बड़ी महंगी ड्रग्स है, मेरे ख्याल में 40-50 हज़ार रुपए की ये ड्रग है, एंटीप्लेज या रेटिप्लेज, और हो सकता है इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो। तो या तो ये वाली ड्रग्स दी जाती हैं जो थ्रोम्बस को तोड़ देती हैं, तो यहाँ फिर जो हमारे पास सबसे ज्यादा इंटरवेंशन यूज की जाती है वो है पीसीआई, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। और आपने सुना होगा कि यार उस पेशेंट को एमआई हुआ है और उस पेशेंट को हमने उसके हार्ट में स्टंट डाल दिए, और वो जो हम स्टंट डालते हैं वो हमारे पीसीआई सर्जरी होती है। और कब कब आपने स्टंट डालना है वो सारी इंडिकेशन मैंने सर्जरी के अंदर बताई हुई हैं, कि 2 से ज्यादा ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं, अगर लाडा इन्वॉल्व हैं तो तब आपने उस पेशेंट का पीसीआई करना होता है। ठीक है। अब 95% के अंदर तो पीसीआई को हम करते होते हैं। अब अगर एक पेशेंट के अंदर हम पीसीआई नहीं कर सकते या हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है,
लेट्स सपोज एक DHQ है या एक THQ है, तो वहां पर PCI की अवेलेबिलिटी नहीं है, हमारी टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर होती है। तो फिर उस केस के अंदर सर हमने क्या करना है, आपने उस पेशेंट को थ्रोम्बोलिटिक ड्रग देनी है। क्या करना है, थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स उस पेशेंट को देनी है। अगर थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स इफेक्ट नहीं कर रही तो फिर जारी बात है आप उस पेशेंट को टर्शरी केयर हॉस्पिटल की तरफ भेजोगे। और मोस्टली मैंने देखा ऐसे ही करते हैं कि वो थ्रोम्बोलिटिक ड्रग दे के ना कहते हैं कि इसको टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ले जाओ, क्योंकि वो क्या करेंगे, पेशेंट स्टेबल हो जाता है, उसका थ्रोम्बस टूट जाता है, जब टर्शरी केयर हॉस्पिटल में जाता है अगर उसको जरूरत पड़े PCI की तो उसका PCI कर देते, स्टंट डालते थे, अगर जरूरत ना पड़े तो उसको स्टेबल करके फिर घर भेज दिया जाता है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के ऊपर डाल के। मतलब ये बीटा ब्लॉकर, ये सारी ड्रग्स है, आपने देखा होगा अक्सर MI वाले पेशेंट्स को जब ठीक भी हो जाता है ना तो फिर भी वो एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रल या हेपरिन ये वाली ड्रग्स ले रहा होता है, क्योंकि हमें रिस्क होता है कि इसको दोबारा MI ना हो जाए। ठीक है बच्चों, ये चीजें आपने याद रखनी। और इवन दो जिनकी सर्जरी भी हो जाती है ना, तो सर्जरी वाले पेशेंट को भी ये एंटी प्लेटलेट मतलब एस्प्रिन के ऊपर भी डाला जाता है, इस पेशेंट को एंटी कोगुलेंट्स के ऊपर भी डाला होता है, क्योंकि जो स्टंट होता है ना, स्टंट के ऊपर भी थ्रोम्बस बनने का चांस ज्यादा होता है, तो हम इस पेशेंट को स्टिल ये ड्रग्स के ऊपर रखते होते हैं जिसकी सर्जरी भी हो जाती है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर याद रखनी है। इफ द राइट वेंट्रिकुलर अफेक्टेड, राइट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूड होती है, तुम्हारे पास सपोर्ट वीनस रिटर्न प्री लोड टू मेंटेन द कार्डिक आउटपुट। अच्छा ये बड़ी मजे की बात है, मैंने आपको शायद उस दिन बताया भी था कि अगर किसी पेशेंट में ना राइट वेंट्रिकल का इन्फाक्शन होता है, ये राइट एट्रियम है और ये मेरे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल, तो अगर किसी पेशेंट में राइट वेंट्रिकल का इन्फाक्शन होता है ना, तो कहा जाता है कि राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन वाले पेशेंट के अंदर आपने कभी भी नाइट्रोग्लाइसरीन नहीं देनी होती। आपने इस पेशेंट के अंदर नाइट्रोग्लाइसरीन नहीं देनी चाहिए इस पेशेंट के अंदर जिसको राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन हो। तो आपको कैसे पता चलेगा राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन का, भाई आप उस पेशेंट की ECG करते तो ECG के ऊपर हमें अगर लीड V1 और V2 के ऊपर अगर हमें स्टेमी वगैरह नजर आता है तो वो पेशेंट के राइट, और दूसरे नंबर जो लीड 2 होती है उसके अंदर अगर आपको स्टेमी नजर आता है, ST एलिवेशन आपको नजर आती है, तो पेशेंट का राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन होता है। और राइट वेंट्रिकुलर इन्फेक्शन के अंदर फिर हम नाइट्रोग्लाइसिन नहीं दी जाती, इसके अंदर कोशिश करते हैं कि पेशेंट के राइट वेंट्रिकल की तरफ फ्लूइड जाए, राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड जाए। ये वाहद हमारे, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में जब होता है तो वो कहते हैं उसको आपने फ्लूइड वगैरह नहीं देना होता, लेकिन अगर पेशेंट के राइट वेंट्रिकल के अंदर इन्फेक्शन होता है ना, तो राइट वेंट्रिकल वाले पेशेंट के अंदर आपने इसको IV फ्लूइड्स देने होते हैं, नाइट्रोग्लाइसिन आपने इसको नहीं देनी होती, क्योंकि सर ये कहा जाता है नाइट्रोग्लाइसिन क्यों नहीं देनी, ये तो वाज़ोडाइलेटर है। क्या कह रही मैडम, नाइट्रोग्लिसरीन हमने इस पेशेंट क्यों में नहीं देनी इस पेशेंट में? मैडम इस पेशेंट के अंदर हमने वीनस रिटर्न को मेंटेन करना होता है। अब देखो राइट वेंट्रिकल का इन्फेक्शन हुआ है, आपने पेशेंट को किसके ऊपर डाल दिया, विनोडाइलेटर के ऊपर डाल दिया। अगर आप इसको, एक तो राइट वेंट्रिकल प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा और दूसरे नंबर पर आपने उस पेशेंट को विनोडाइलेटर के ऊपर डाला, तो वीनस रिटर्न उसकी और कम हो जाएगी। एक वीनस रिटर्न कम हुई, दूसरा राइट वेंट्रिकल भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, तो क्या आपके पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड जाएगा मैडम, मुझे आपने बताना है। अगर मैं इस पेशेंट की वीनस इंटर्न भी कम कर दूं, राइट वेंट्रिकल भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, इसकी पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड कम जाएगा या ज्यादा जाएगा? नो सर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो जब इसकी पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड नहीं जाएगा तो भाईजान इसके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाता। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जाएगा तो पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, पेशेंट की उसी टाइम कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से डेथ हो जाएगी, चाहे राइट वेंट्रिकल की तरफ की वजह से हो या ना हो। इसीलिए कहा जाता है, मैं बार बार कह रहा हूं, राइट वेंट्रिकल में अगर इन्फाक्शन होता है, नाइट्रोग्लाइसरीन कभी नहीं देनी, AC इनहिबिटर कभी नहीं देनी, कोई भी वैसोडाइलेटर नहीं देनी जो वीनस रिटर्न को कम करती हो। वो वाली ड्रग्स दो जो वीनस इंटर्न को इंक्रीज करती हो। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो अच्छा तरीका है ना वीनस इंटर्न को इंक्रीज करने का, वो कहते हैं कि उस पेशेंट को IV फ्लूइड्स दो। वैसे जब मैंने पहली दफा पढ़ा था ना, मैं खुद बड़ा सरप्राइज हुआ था कि यार राइट वेंट्रिकल वाले पेशेंट को हम IV फ्लूइड्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं यहाँ पर, फ्लूइड्स दे रहे हैं। तो जब मैंने बाद में रीजन देखा तो वो बिल्कुल मतलब समझ में आता था कि हम उसको फ्लूइड्स देंगे तो उसकी कार्डिक आउटपुट को भी हमने साथ मेंटेन रखना है, क्योंकि एक तो राइट वेंट्रिकल प्रॉपरली कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। तो अब देखो राइट वेंट्रिकल को मैं जब ज्यादा फ्लूइड दूंगा ना, तो इसकी वॉल्स के ऊपर ज्यादा टेंशन क्रिएट होगी। जब ज्यादा टेंशन क्रिएट होगी तो ये क्या करेगा, ये कॉन्टैक्ट ज्यादा जोर से करेगा, तो उसकी वजह से मेरी जो कार्डिक आउटपुट है ना वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। जब कार्डिक आउटपुट मेंटेन रहेगी, मैं तब तक क्या करूंगा, इसका PCI कर दूंगा, या अगर थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स दूंगा तो पेशेंट का राइट वेंट्रिकल जो है उसकी दोबारा रिपरफ्यूजन हो जाएगी, दोबारा उसको ब्लड मिलना शुरू हो जाएगा और राइट वेंट्रिकल आपका ठीक हो जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से आपकी डेथ नहीं होगी।
तो ये चीज आपने याद रखनी है। वेन एवर देर इज अ राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन, क्या देना है बच्चों आपने पेशेंट को? आईवी फ्लूइड्स देने। क्यों आईवी फ्लूइड्स देने? क्योंकि सर हमने पेशेंट की वीनस रिटर्न को मेंटेन करना है, कार्डिक आउटपुट को हमने मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये चीज आप, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पेशेंट को हम आईवी फ्लूइड्स नहीं देते होते, ये भी साथ ही याद रखिएगा। सिर्फ राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्शन वाले पेशेंट को आपने आईवी फ्लूइड्स देने। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कॉम्प्लिकेशन, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई थी, और हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है, एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट। वैसे तो ये मेडिसिन का टॉपिक है, मेडिसिन के अंदर हम जाके इसको और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको वैसे काफी सारी जो बातें थी इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर बता दी थी। तो ये था आज का टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।